हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार राधिज और आज हम ऑप्टिक्स का ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ डिफ्रैक्शन। पिछले सेक्शंस में हम लोगों ने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरफेरेंस जैसे वेव नेचर को डिफाइन करता है, सिमिलरली डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को डिफाइन करना है। सो डिफ्रैक्शन को हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द बैंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट का किसी भी कॉर्नर या अपर्चर या फिर हम कह सकते हैं शार्प एज या ऑब्स्टेकल से बेंड होना डिफ्रैक्शन कहलाता है। और डिफ्रैक्शन को अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो यहाँ से हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक वेव आ रही है और एक स्लिट यहाँ पे है, तो इस स्लिट से ये जो लाइट है ये बेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लें कि डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो लाइट को स्ट्रेट लाइट में जाना चाहिए था और हम यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन रख देते तो सिर्फ इतना सा एरिया जो है वो इल्यूमिनेटेड होना चाहिए था। लेकिन अगर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे भी बियॉन्ड दिस सेंट्रल रीजन भी हम लोगों को इल्यूमिनेटेड रीजन मिलता है और वो प्रूव करता है कि जो लाइट है वो बैंड हो सकती है। सो इस बैंडिंग फिनोमिना को ही हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन होने के लिए एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये भी है, एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो ये स्लिट है या जो शार्प एज है उसका जो साइज है वो इस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए। अगर ये जो ऑब्स्टेकल है या शार्प एज है उसका साइज ज़्यादा बड़ा है और इसका वेवलेंथ कम है या मिसमैच करता है ऑर्डर, देन डिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो लाइट का डिफ्रैक्शन देखने के लिए जो स्लिट का साइज है वो थोड़ा ज़्यादा ही कम रखना होता है, इसीलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन हम लोग इजीली देख सकते हैं, बिकॉज साउंड वेव्स का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, तो ऑब्स्टिकल अगर बड़ा होगा तो भी साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बोल चुका हूँ आपको, वो आप याद रख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। सो डिफ्रैक्शन को अगर समझना है हमको, तो हमें सबसे पहले समझना होगा हाइजीन्स वेव फ्रंट प्रिंसिपल, और उसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रैक्शन को समझेंगे कि लाइट किस तरीके से बेंड करती है और जब बेंडिंग होगा तो वेव फ्रंट कितना बेंड करेगा, कैसे बेंड करेगा, इसको हम थोड़ा समझेंगे। सो हाइजीन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाइजीन ने ये बताया था कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में तो ट्रेवल करती ही है, लेकिन लाइट का जो वेव है या जो भी वेव है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और जो वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट अपने आप में नए सोर्स की तरह काम में आता है। सो इसका जो स्टेटमेंट था मैंने यहाँ लिख दिया है, ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट विल एक्ट एज सेंटर ऑफ distributions and emits small wavelets called secondary waves front in all the possible direction. The forward tangent analog to these wave tends give the direction of new wave fronts. और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट हम लोग जो बनाएंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट पे, वो नए वेव फ्रंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको समझते हैं, देखो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट का। उसको समझने के लिए हम एक सोर्स एजिंग यहाँ पे करते हैं और सोर्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, और हम ऐसा ले लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी एक वेव फ्रंट है, बिकॉज यहाँ पे सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनेंगे बिकॉज पॉइंट सोर्स लिया है। सो ये ए बी एक वेव फ्रंट है। अब इस ए बी का मैं कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, और बिकॉज लाइट का जो वेलोसिटी है वो सी है, दैट इज कैपिटल सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी टी टाइम में अगर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको मान लेता हूँ सी टी। सो एक यहाँ पे अगर हम एक सी टी रेडियस का एक सर्कल हम लोग बना सकते हैं। सो लाइट इस पॉइंट से, बिकॉज ये सेकेंडरी वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल है, तो ये सब डायरेक्शन में लाइट जाएगी, और एक टी टाइम के बाद एक सेकेंडरी वेवलेट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे काफी सारे वेवलेट्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, काफी सारे वेवलेट्स बना सकते हैं, और उन वेवलेट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और सारे के सारे टेंजेंट्स को मिला देंगे तो दिस सी डी विल बी न्यू वेव फ्रंट। तो ये सी डी जो है वो नया वेव फ्रंट है। सिमिलरली किसी आर्बिट्री और भी टाइम पे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेव फ्रंट्स बन सकते हैं। जो कुछ भी मैंने बोला है वो यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड हाइजीन प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हम हाइजीन प्रिंसिपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि एक रे आती है, देन हम लोग जानते हैं ये इंसिडेंट एंगल है, और ये अगर रे टू डेंसर जा रही है तो इट विल बी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर वेव फ्रंट हम यहाँ पे एज्यूम करें, फॉर एग्जांपल एक वेव फ्रंट इस तरीके से थीटा 1 एंगल पे आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री एट द नॉर्मल। इस इंसिडेंट रे के हम लोग 90 डिग्री पे इसको बनाया है, ये एक वेव फ्रंट। तो इसका अगर वेलोसिटी हम लोग इस मीडियम में, जो कि रेयर मीडियम है, इसमें अगर v1 एज्यूम करते हैं, तो t टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा v1t। ये यहाँ पहुंचने के बाद जैसे इसका एक पॉइंट यहाँ a है और एक पॉइंट b है, तो जो a पॉइंट है वो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। सो इसके अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो विल बी लेस देन v1, बिकॉज इट इज डेंसर मीडियम। सो v2 जो है वो v1 से कम होगा, और अगर उसका हम डिस्टेंस बताएं कि वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा a पॉइंट, तो उसको लिखेंगे हम vt से। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना ही जा पाएगा। लेकिन उसी टाइम पे कोई भी इधर जो अभी भी एयर में पॉइंट है, बी पॉइंट है या सी पॉइंट, यहाँ पे आप ले सकते हैं डी ई, जो भी पॉइंट आप लेना चाहें, वो पॉइंट अभी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1t। सेम टाइम में इसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो है वो ज़्यादा होगा। सो इसीलिए ये बैंड कर जाएगा। ये देखिए आप बैंड कर रहे हैं, इसीलिए लाइट यहाँ पे बैंड होती है, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसीलिए लाइट बैंड होती है। और इसको हम लोग हाइजीन प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। अगर इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझें तो वैसे भी समझ सकते हैं। एक वेवलेट आया, यहाँ पे वेव फ्रंट आया, देन ये देखिए आप यहाँ से इसका जो रेड वाला है उसका वेवलेंथ, उसका वेलोसिटी कम है, इसीलिए ये देखिए आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए आया, देन यहाँ पे हिट किया, और वो जो अगेन उसका पार्ट है वो दूसरा यहाँ पे हिट करेगा, देन ये वेव फ्रंट इधर मूव किया। तो दिस इज रिफ्लेक्शन। ये ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्रैक्शन। हाइजीन प्रिंसिपल से अब डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये एक स्लिट है या शार्प एज है, इधर से वेव फ्रंट आया। सो जो ये वेव फ्रंट है वो इस शार्प एज की वजह से बेंड होगा। सो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ इसके बाद वाला जो भी स्लिट के बाद वाली जो भी वेव्स हैं, जो भी वेव फ्रंट्स हैं, वो सीधे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन ये जो कर्व है नीचे वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर इस शार्प एज को हम लोग स्लिट में कन्वर्ट कर दें, तो जो बेंडिंग है लाइट का वो ऐसा ऐसा आ जाएगा। और अगर इसको हम लोग और भी ज़्यादा स्लिट को छोटा कर दें, तो हमको डिफ्लेक्शन पैटर्न बहुत अच्छे से विजिबल हो सकता है। ठीक है, तो जितना हम लोग इसका वेवलेंथ है, अगर उस ऑर्डर का इसको कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो नया वेवलेट बनेगा, जो नए वेव फ्रंट्स बनेंगे वो सर्कुलर पैटर्न में हो जाएंगे। इट मीन्स आपने प्लेन वेव फ्रंट को सर्कुलर वेव फ्रंट्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू दिस डिफ्रैक्शन, और ये सब डिफ्रैक्शन की वजह से ही हो सकता है। अगर उसको हम एनिमेशन में देखें, सो उसको देखेंगे, देखिए ये आया वेव फ्रंट यहाँ से, देन सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट हुआ, फिर से हम लोग सेकेंडरी फिर वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से काफ़ी सारे वेव फ्रंट्स सर्कुलर बनते चले जाएंगे। वो सर्कुलर कैसे बन रहे हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ से बता देता हूँ। इसका जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हाइजीन ने तो बोला था कि सभी डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करेगी, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव फ्रंट प्रोपोगेट करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें हम डालेंगे आई जी प्लस टू के कॉन्स्टेंट है 1 प्लस कोस थीटा, और कोस थीटा विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा थीटा, कोस थीटा 180, कोस 180 होता है -1, सो ये 1 - 1 दैट विल बी 0। तो इंटेंसिटी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 आ जाती है, इसीलिए ऑलवेज वेव फ्रंट्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट करते हैं। सो ये था सब कुछ। अब तक हाइजीन प्रिंसिपल हमने समझ लिया, और डिफ्रैक्शन को हम लोग अच्छे से हाइजीन प्रिंसिपल के बेसिस पे देख चुके हैं। तो अब डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट और डिस्क, अगर हम लोग एक डिस्क एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी एक डिस्क है, और
फॉर एग्जांपल इधर से टू वेव्स और ये एक वेव फ्रंट या लाइट इधर से आ रही है, ये सॉलिड डिस्क है। सो अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं तो इसका यहाँ पे शेडो बनना चाहिए, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन अगर हम एज्यूम करें कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाती है तो यहाँ पे एक शेडो एज्यूम होना चाहिए, सीडी शेडो बनना ही चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस शेडो का जो स्पॉट है, सेंट्रल स्पॉट है, वो ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, दैट्स ऑल। तो इंटरफेरेंस मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के जैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे भी फ्रिंजेस बनेंगी, और कैसे बनेंगी कैसे नहीं बनेंगी उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, कब बनेंगी, कब डार्क होगा, कब ब्राइट होगा, उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना समझ सकते हैं कि ड्यू टू दिस बैंडिंग ऑफ लाइट सेंट्रल पॉइंट में बी ब्राइट, ठीक है। सो and the dimension and size of the obstacle is comparable with the wavelength of the incident light अगर हम ले लेते हैं, then light bends to the edge of the obstacle and enters in the geometric shadow region of the obstacle, and it may be bright. According to Fresnel, inside a veil region the destructive interference takes place, for which we get brightest central maxima. यहाँ पे हम लोग brightest central maxima मिल सकता है, which is associated with the diminishing light on either sides of the shadow as the constructive interference takes place outside the veil region. And the example of diffraction, this explains the diffraction. अब diffraction के types को discuss कर लेते हैं। Mainly two types of diffraction होता है on the basis of position of obstacle, source and the screen. उनके बीच में कितना डिस्टेंस है जैसे कि मैंने बताया, उसके बेसिस पे two types of diffraction है। One is the Fresnel diffraction and another is Fraunhofer diffraction. So इन दोनों को हम लोग डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही, सबसे पहले हम लोग इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन में डिस्टेंस ऑफ आइदर सोर्स एंड स्क्रीन, या दोनों का जो सोर्स है वो फाइनाइट होता है। इट मींस कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ही हम लोग स्क्रीन एंड सोर्स एंड ऑब्स्टेकल को रखते हैं। वेयर एज उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल का, सोर्स का या स्लिट का, वो इनफाइनाइट होता है इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर। अब जब ये अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स होंगे वो होंगे पैरेलल वेव फ्रंट्स, बिकॉज इनफाइनाइट से जो वेव फ्रंट आते हैं वो पैरेलल होते हैं, हम जानते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होंगे वो होंगे आपके यहाँ पे होते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। फ्रेस्नेल में होते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स एंड फ्रॉनहोफर में होते हैं आपके पैरेलल वेव फ्रंट्स। और इन पैरेलल वेव फ्रंट्स को यूज करने के लिए हम लोगों को लेंस का यूज करना होता है, और इसमें किसी तरह का लेंस यूज नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे पैरेलल वेव फ्रंट है ही नहीं, ठीक है। एंड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, और द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन, ये मैं बता चुका हूँ। अगर हम डायग्राम्स देखना चाहें तो ऐसा होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे स्लिट से सोर्स को रखते हैं, देन स्क्रीन से सोर्स को एक स्लिट से और एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं। तो इस तरीके का वेव फ्रंट इसमें जनरेट होता है, दैट इज सर्कुलर वेव फ्रंट। एंड फ्रॉनहोफर में जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो होते हैं आपका, देखिए पैरेलल वेव फ्रंट्स यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, और फिर एक लेंस की हेल्प से उनको कन्वर्ट किया जाता है। स्क्रीन पे पैटर्न हम लोग देखते हैं डार्क एंड ब्राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन इंट्रोडक्शन था आज। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।